चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। ये है राहुल, जो एक स्टूडेंट है दरभंगा मेडिकल कॉलेज से। इसी कॉलेज में एक लड़की है जिसका नाम है तन्नू। ये दोनों एक रिलेशनशिप में आते हैं और दोनों लव मैरिज कर लेते हैं। लेकिन इससे तन्नू के पापा काफ़ी नाराज़ हो जाते हैं क्योंकि राहुल बैकवर्ड कास्ट से बिलोंग करता है और तन्नू एक ब्राह्मण परिवार से आती है। लेकिन एक दिन कॉलेज में काले रंग के कपड़े पहने एक आदमी बाइक से उतरता है और फिर मेरा पापा है प्रेम शंकर झा ही सोचिए 2025 में भी इंटरकास्ट मैरिज करना को बुलावा देना है। ये कोई आम स्टोरी नहीं है, ये एक सवाल है हमारे समाज से कि क्या आज भी कास्ट की इज्जत हमारी जिंदगी से ज़्यादा बड़ी है। राहुल की स्टोरी शॉकिंग है, लेकिन असली प्रॉब्लम ये है कि ये कोई यूनिक स्टोरी नहीं है। इंडिया में हर साल हजारों केसेस होते हैं जहाँ अपने ही माँ बाप, अपने ही रिश्तेदार अपने बच्चों को कर देते हैं, जिसका एक ही रीज़न है ऑनर। ऑनर मतलब इज्जत। लेकिन सोचने वाली बात है कि कौन सी इज्जत? क्या अपने ही बेटी बेटियों का मर्डर करके हम इज्जत बचा सकते हैं? ऑनर किलिंग का सबसे मेन रीजन होता है शादी। इंटरकास्ट मैरिज हो या फिर इंटर रिलीजन मैरिज हो, अगर लड़की अपने मर्जी से शादी करे और लड़का अगर दूसरे कास्ट का हो या फिर दूसरे रिलीजन का हो, तो फैमिलीज को लगता है कि उनकी इज्जत अब मिट्टी में मिल जाएगी और इसी इज्जत को बचाने के लिए वो बिना सोचे समझे अपने ही बच्चों को कर देते हैं। आपको लगता होगा ऑनर किलिंग सिर्फ छोटे मोटे शहरों या फिर छोटे मोटे गाँव में होते होंगे, लेकिन मेट्रो सिटीज़ में भी ऑनर किलिंग के केसेस देखना कोई बड़ी बात नहीं है। मोस्टली ये केसेस हमें दिल्ली, हरियाणा, यूपी, राजस्थान जैसे जगहों से मिलती है। जैसे इस आर्टिकल को देखिए, 2023 की मुजफ्फरनगर ऑनर किलिंग केस, जहाँ एक ही फैमिली के 7 मेंबर्स को उम्र कैद की सजा दी जाती है, वो भी अपनी ही बेटी के ससुर के मर्डर के केस में। जून 2025 राजस्थान ऑनर किलिंग केस, जहाँ एक 22 साल की औरत और उसके 11 महीने के बच्चे को उसी के छोटे भाई और देवर मिलकर मार देते हैं। अगस्त 2025 की हथरस केस, जहाँ एक 19 साल की लड़की को उसी के पिता और 2 फैमिली मेंबर मिलकर उसका देते हैं। एनसीआरबी के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हर साल ऐसे दर्जनों केसेस आते हैं और हैरत की बात यह है कि ऐसे कई केसेस होते हैं जिन्हें रिपोर्ट तक नहीं किया जाता। यहाँ एक चीज और जानने को मिलती है, ऑनर सिर्फ कास्ट तक लिमिटेड नहीं है। अलग रिलीजन हो, सेम गोत्र हो या फिर सिर्फ लड़की घर से क्यों ना भाग गई हो, ऐसी चीजों की वजह से हो जाते हैं। अगर आप थोड़ा सा नजदीक से देखेंगे तो यहाँ पे मुद्दा मामला कंट्रोल का है। अपने बच्चों के ऊपर कंट्रोल, उनके मैरिजेस के ऊपर का कंट्रोल, उनकी जिंदगी के ऊपर का कंट्रोल, यहाँ तक वो हर छोटे चीज का कंट्रोल पेरेंट्स अपने हाथ में लेना चाहते हैं। इंडियन सोसाइटी ने एक माइंडसेट बना रखा है, बेटा या बेटी की शादी अगर अपनी मर्जी से ना हो तो उनकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। ये एक कलेक्टिव प्रेशर होता है। लोग सोचते हैं कि गांव वाले क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, और इसी सोशल प्रेशर को फेस ना करने के कारण लोग अपने ही घर में बच्चों की कर देते हैं। अगर हम कहें ऑनर किलिंग इज्जत की वजह से होता है, इसके पीछे एक सीधी सी साइकोलॉजी है। लोग अपने बच्चों को अपनी प्रॉपर्टी की तरह समझते हैं। पेरेंट्स को ये लगता है कि ये उनका डिसीजन होना चाहिए कि उनका बच्चा किससे बात करेगा, किनसे शादी करेगा, जैसे वो एक मालिक हैं और उनके बच्चे कोई मेले में खरीदी हुई चीज़ हो। साइकोलॉजी में इस मेंटालिटी को हम ओनरशिप सिंड्रोम कहते हैं। दूसरा एक पावरफुल फैक्टर है सोशल सेम। हमारे गाँव मोहल्ले सोसाइटी में ये एक बहुत अच्छी कहावत है, लोग क्या कहेंगे, और ये लोग क्या कहेंगे के चक्कर में हम अपनी असली खुशी भूल जाते हैं। हमारी बुद्धि सारी घास चढ़ने चली जाती है। अगर किसी की बेटी भाग के शादी कर लेती है, ये तो गारंटी है कि उनकी इज्जत मिट्टी में ही मिलनी है। और इसी बेइज्जती से बचने के लिए पेरेंट्स एक बार भी नहीं सोचते हैं अपने बच्चों को मर्डर करने से पहले। ईगो और प्राइड एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल ट्रिगर है। काफ़ी लोगों की कास्ट ही उनकी आइडेंटिटी होती है। बिहार का इलेक्शंस नहीं देखा, लोग कैसे बिना कुछ देखे अपने ही कास्ट वालों को वोट दे देते हैं, भले वो पढ़ा हो, अनपढ़ हो या फिर गुंडा डाकू कुछ भी क्यों ना हो। पेरेंट्स हर छोटी चीज़ों में अपने बच्चों का डिसीजन कंट्रोल करते हैं, चाहे वो कोई भी कोर्स परस्यू करना हो या फिर कोई बड़ा डिसीजन लेना हो अपने बच्चों के लिए। पेरेंट्स को लगता है कि उनका कंट्रोल होना तो बहुत ज़रूरी है और एक बार कंट्रोल स्लिप हो गया तो बच्चा हाथ से निकल गया। इन शॉर्ट अगर देखें तो कंट्रोल, फियर, ईगो, ये तीनों मिलके ही ऑनर को बढ़ावा देते हैं। बच्चों के चॉइसेस पे कंट्रोल होना, सोसाइटी का डर होना और खुद का एक कास्ट का ईगो होना, जब ये तीनों एक साथ एक्टिवेट हो जाते हैं ना, लोग अपनी ह्यूमैनिटी एक पल में खो देते हैं। सबसे बड़ा शौक तो तब लगता है जब एजुकेटेड क्लास फैमिलीज भी ऐसे ही बिहेव करती हैं। मतलब एजुकेशन और मॉडर्निटी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। भले कुछ पेरेंट्स कितने ही एजुकेटेड क्यों ना हो, लेकिन उनके दिमाग से कास्ट और ऑनर वाली चीज़ें बाहर ही नहीं निकल पाती। अगर आपको याद होगा, रिसेंटली जुलाई में ही राधिका यादव का एक केस आया था। राधिका 25 साल की स्टेट लेवल टेनिस प्लेयर थी और वो कोचिंग भी देती थी। उसने इंडिया का नाम नेशनली ही नहीं इंटरनेशनली भी ऊँचा किया था, लेकिन उसने बस एक गलती कर दी, वो अपने पिता से भी ज़्यादा कमाने लगी और इसी गुरूर के कारण उसके पिता ने उसको गोली हत्या कर दी। राहुल कुमार का केस भी सिमिलर है। एक फादर अपनी बेटी के प्यार को अपमान समझता है और अपने ही दामाद को देता है। और ऐसे हजारों राहुल कुमार इंडिया में जो ऑनर के नाम पे हर साल जाते हैं। भले हम लोग कितना भी कह लें कि इंडिया की इकोनॉमी ने 4 ट्रिलियन टच कर लिया, हम लोग अग्नि 5 जैसे मिसाइल्स की बातें करते हैं, दुनिया को वर्ल्ड क्लास सर्विस प्रोवाइड करते हैं, लेकिन अगर मैरिजेस की बात आती है तो आज भी हम लोग 150-200 साल पीछे हैं। यहाँ इंसान की ज़िंदगी से ज़्यादा बिरादरी की सोच मायने रखती है। क्या हम लोग मॉडर्न इंडिया की बात करने के लायक भी हैं? कास्ट के नाम पे सिर्फ
फीलिंग्स नहीं होती, बल्कि इससे भी कई ब्रूटल केसेस होते हैं। ऐसे काफ़ी सारे डॉक्यूमेंटेड केसेस हैं जहां दलित और लोअर कास्ट के विमेन को टारगेट बनाया जाता है, उनके साथ वायलेंस किया जाता है बस उनको ये दिखाने के लिए कि तुम्हारी इज्जत सोसाइटी के सबसे नीचे है। कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन एक तरह का सिस्टमैटिक वायलेंस है, मतलब सिर्फ फिजिकल अटैक्स नहीं बल्कि डेली छोटी छोटी चीज़ों में ह्यूमिलिएट करना, स्कूल में अलग बिठाना, ऑफिस में अलग ट्रीट करना, लोगों के साथ अलग व्यवहार। लोगों के घर में हेल्पर्स आते हैं, लोग उनको अलग ग्लास में पानी पीने देते हैं, अलग खाना देते हैं, बस ये फील करवाने के लिए कि हम लोग तुमसे बड़े हैं और तुम नीचे हो। ऐसी चीज़ें ही धीरे धीरे लोगों की मन भर देती है। मेट्रो सिटीज़ में तो लोग सोचते हैं कि अब कास्ट वास्ट सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, ये सब तो बस गांव में बहुत रिमोटली होती होंगी, लेकिन एक्चुअल में रियलिटी बहुत ज़्यादा अलग है। कास्ट आज भी बड़े पैमाने पे एग्जिस्ट करती है, चाहे वो छोटा सा गांव हो या फिर बहुत बड़ी मेट्रो सिटी हो। कभी आप कहीं फ्लैट लेने जाओ, वहाँ पे रूम ओनर सबसे पहले आपका पूरा नाम पूछेंगे, और पूरा नाम पूछने का मतलब ये नहीं है कि आपका ये बारे में जानना चाहते हैं या फिर आप कहाँ से बिलोंग करते हैं वो जानना चाहते हैं, वो बस ये जानना चाहते हैं कि आपका कास्ट क्या है। पंचायत में तो आपने ये सीन देखा होगा ना, सिद्धार्थ नाम है वो हम समझ गए, लेकिन पूरा नाम बताइए भाई। प्रधान जी, मेरा सर्टिफिकेट में भी केवल सिद्धार्थ ही है। अच्छा चलिए, पिताजी का नाम बताइए। मनोरंजन गुप्ता प्रधान जी। गुप्ता, तो गुप्ता जी हैं आप। बात अगर इंडियन मैरिजेस की करें तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि लड़का किस कास्ट का है, लड़की किस कास्ट की है। आप किसी भी मैट्रिमोनियल वेबसाइट पे चले जाएं, सबसे पहले यही लिखा रहेगा कि लड़का इस कास्ट का है या फिर लड़की इस कास्ट की है, लड़का इस कास्ट का चाहिए या फिर लड़की इस कास्ट की चाहिए, लड़का गोरा चाहिए, लड़की गोरी चाहिए, लड़की सांवली नहीं चाहिए। ऐसे पता नहीं कितने सारे डिस्क्रिमिनेशन इंडिया में नॉर्मलाइज हो गए। 2025 में भी हम लोग कास्ट के बारे में इतनी ओपनली बातें कर लेते हैं, पता ही नहीं चलता कि हमारा देश एक्चुअल में इंडिपेंडेंट है। ऑफिस में, स्कूल्स में या फिर सोशल मीडिया पर भी लोग कैजुअली स्टीरियोटाइप करते हैं, चाहे वो रीजन हो, रिलीजन हो, कास्ट हो। लोग प्राउडली अपने गाड़ियों पे या फिर अपने घरों पे अपने कास्ट या फिर अपने रिलीजन का नाम लिखवाते हैं। लोग रिलीजन को लेके कमेंट्स में भी एक दूसरे को गालियाँ देते हैं। आप आए दिनों कमेंट्स में देखते होंगे बिहारी, छपरी, मोमो, इडली सांभर, और ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स हैं जो हम लोग रोज़ अपनी ज़िंदगी में देखते हैं और इतनी कैजुअली ट्रीट करते हैं कि जैसे मानो कि ये कुछ है ही नहीं, ये बहुत नॉर्मल चीज़ है। ऐसा लगता है कि कास्टिज्म और क्लासिज्म तो हमारे खून में है। चलिए ये जानते हैं कास्ट के नाम पे जो इतने सारे क्राइम्स हो रहे हैं इसके लिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है। क्या इंडिया इस प्रॉब्लम को सीरियसली लेता भी है? जब 1950 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना था, उनके फ्रेमर्स स्पेशली B.R. अम्बेडकर ने पर्सनली कास्टिज्म को एक्सपीरियंस किया था। भले वो कोलंबिया, लंदन जैसे यूनिवर्सिटीज से पढ़े हों, लेकिन जब वो इंडिया आए तो उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया गया। वो अपनी बुक्स में ये डिस्क्रिमिनेशन के बारे में खूब लिखते हैं। इक्वालिटी बिफोर लॉ, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 14 ये कहता है इंसान चाहे किसी भी कास्ट या फिर रिलीजन का क्यों ना हो, लॉ सबके लिए एक है। अगर आपके साथ कोई कास्ट के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन करता है तो ये लॉ के अगेंस्ट है। आर्टिकल 15 ये एक लॉ है जिसके ऊपर एक मूवी भी बनी है। वह यह कहता है कि स्टेट या फिर स्टेट अथॉरिटी कभी भी आपके ऊपर कास्ट, रिलीजन, सेक्स या फिर आपके प्लेस ऑफ बर्थ के ऊपर डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती। एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, आर्टिकल 17 ये सिर्फ एक लॉ नहीं था, ये एक सिंबॉलिक स्टेटमेंट था कि इंडिया अब किसी को भी ऑफिशियली कास्ट के नाम पे छोटा या बड़ा नहीं समझेगा। इस आर्टिकल को सपोर्ट करने के लिए प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट, SC/ST प्रोटेक्शन ऑफ अरिस्टोसिटीज एक्ट 1989 जैसे लॉज बनाए गए थे। कुछ जगह पे कास्ट के खिलाफ इस लड़ाई में जुडिशरी ने एक्चुअली में बहुत अच्छा रोल प्ले किया है। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार इंटरकास्ट मैरिजेस को बढ़ावा दिया है। 2018 के एक लैंडमार्क जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने ऑनर्स को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर क्राइम डिक्लेयर किया था और पंचायत को उनके इंटरफेरेंस के लिए वार्न भी किया था। 2006 में लता सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियरली बोला था कि एडल्ट अपनी मर्जी से शादी कर सकते हैं, चाहे लड़का या लड़की किसी भी कास्ट का हो। कोर्ट ने पुलिस को ये डायरेक्शन भी दिया था कि इंटरकास्ट मैरिजेस में कपल्स को प्रोटेक्शन दी जाए। ये एक काफ़ी प्रोग्रेसिव स्टेप था, लेकिन एक्चुअल में ग्राउंड लेवल पे ऐसा कुछ है ही नहीं। ऐसे केसेस में हमारी जुडिशियरी केयरलेस लगती है। लोग ऑनर से केसेस सालों तक लड़ते हैं और सजा मिलने में इतनी लेट हो जाती है कि सोसाइटी को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज मिल ही नहीं पाता। पॉलिसीज अधूरी इंप्लीमेंट होती हैं और जिनको प्रोटेक्शन देना चाहिए इंटरकास्ट कपल्स को, वो खुद ही कास्टिज्म करते हैं। बहुत बार कपल्स खुद ही कोर्ट तक चले आते हैं प्रोटेक्शन मांगने के लिए और अथॉरिटीज उनके मुंह पर डिनाई कर देती है और एज अ रिजल्ट जो विक्टिम्स होते हैं वो ऐसे केसेस को रिपोर्ट तक करने में डरते हैं। और जब ऐसे केसेस की पनिशमेंट स्ट्रिक्ट नहीं होगी, पॉलिसी सिर्फ पेपर पे इंप्लीमेंट होगी, कास्ट बेस्ड क्राइम्स कभी भी नहीं रुकने वाले हैं। जुडिशियरी ने इन केसेस पे कुछ अच्छे जजमेंट्स तो जरूर दिए हैं, लेकिन कई बार ये जजमेंट्स बहुत डिलेड होते हैं और कई बार लोकल अथॉरिटीज को घूस खिला दिए जाते हैं और कई बार तो ऐसे केस वापस तक ले लिए जाते हैं। राहुल कुमार की बात एक हेडलाइन नहीं है, बल्कि एक आईना है जो ये दिखाती है कि आज तक हमारी सोसाइटी एक कास्ट वाले दलदल में फंसी हुई है। सोचो, एक इंटरकास्ट कपल जिसमें लड़का और लड़की दोनों शिक्षित थे, दोनों की एज सही थी, लेकिन फिर भी उनके पेरेंट्स ने उनके प्यार को सीरियसली नहीं लिया, बल्कि राहुल को सिर्फ इसीलिए
गया क्योंकि वो एक अलग कास्ट का था। असली सवाल ये है कि इज्जत बड़ी है या फिर जिंदगी। अगर ऑनर के नाम पे करना ऐसे जारी रहा तो इंडिया का प्रोग्रेस बस एक इल्यूजन है। डॉक्टर अंबेडकर ने भी ये कहा था, एज लॉन्ग एज कास्ट इन इंडिया डज एग्जिस्ट, हिंदूज विल हार्डली इंटरमैरी और हैव अ सोशल इंटरकोर्स विद आउटसाइडर्स, एंड इवन इफ हिंदूज माइग्रेट टू अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, इंडियन कास्ट वुड बिकम अ वर्ल्ड प्रॉब्लम। अब फैसला हमारे हाथ में है। क्या हम कास्ट के नाम पर को नॉर्मलाइज करके चुप बैठेंगे या फिर हम एक ऐसा देश बनाएंगे जहाँ पे इंसान की जिंदगी किसी भी तुच्छी चीज़ से ज़्यादा बड़ी।